नमस्कार साथियों। जल तत्व चिकित्सा के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे पार्ट 4 की तरफ। तो जल तापक्रम की चिकित्सा का महत्व। गर्म और ठंडे जल, गर्म और ठंडे पानी का क्रमशः प्रयोग उपचार में अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। इससे शरीर में तीव्र क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर रक्त संचार बढ़ाती है। यह विधि रोग निवारक तथा शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है। पानी का तापक्रम रोगी की जीवन शक्ति और सहन शक्ति देखकर चिकित्सकों द्वारा तय किया जाता है। तो उचित तापक्रम का चयन ही जल चिकित्सा की सफलता का मुख्य आधार है। अत्यधिक ठंडे जल से शीतल जल की श्रेणी। तो अत्यधिक जो ठंडा है वो 32 से 45 फ़ारेनहाइट जल तीव्र संकुचन व तीखी उत्तेजना उत्पन्न करता है। बहुत ठंडा 45 से 55 फ़ारेनहाइट जल शरीर को तेजी से स्फूर्ति देता है। ठंडा 55 से 65 फ़ारेनहाइट जल सामान्य शीत प्रभाव देकर रक्त संचार बढ़ाता है। शीतल 65 से 75 फ़ारेनहाइट जल हल्का ठंडा होकर शरीर को ताजगी प्रदान करता है। ये तापक्रम मुख्यतः उत्तेजक व जागृत करने वाले प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सामान्य से गर्म जल की श्रेणी पे आते हैं। तो सामान्य या टेपिक जिसको 75 से 90 फ़ारेनहाइट जल कोमल व आरामदायक प्रभाव देता है। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं। तो सम या उदासीन 90 से 95 फ़ारेनहाइट जल शरीर के ताप के समान होकर शांति देता है। मतलब अब ये बॉडी टेम्परेचर का पानी आ गया है। इसके अलावा अल्पोषण यानी वार्म, अब बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जा रहा है पानी। 95 टू 100 फ़ारेनहाइट जल रक्त वाहिनियों को हल्का फैलाता है। अब यह श्रेणी कमजोर व वृद्ध रोगियों के लिए अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इसीलिए लोगों को गर्म जल में स्नान करने की, बैठने की सलाह दी जाती है कि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर अगर गर्म पानी में आप बैठ गए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और सर्कुलेशन बढ़ जाती है। इससे थकान, तनाव व दर्द में आराम मिलता है। और क्या होगा, अगर इससे 100 से 105 फ़ारेनहाइट गर्म या उष्ण जल रक्त प्रवाह की गति को तीव्र कर पसीना लाता है। अगर आपने बॉडी को पूरी की पूरी बॉडी गर्दन के नीचे की आपने इतने गर्म जल में डाल दिया तो माथे से आपके पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी से भी इंटरनल पसीना आएगा, आपके रोमकूप खुल जाएंगे। अति उष्ण 105 से 115 फ़ारेनहाइट का जल गहरी गर्मी देकर मांसपेशियों को शिथिल करता है। अत्यधिक उष्ण 115 फ़ारेनहाइट से ऊपर जल का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है। अधिक गर्म जल से त्वचा लाल होकर विषाक्त द्रव्यों का निष्कासन बढ़ा तो देती है, ध्यान देना, लेकिन ये हमेशा जो एक्सपर्ट है उन्हीं के अंडर में करना है। इन तापक्रमों का उपयोग चिकित्सकीय देखरेख में ही करना आवश्यक है, मनमाना नहीं। नहीं तो पता चला कि पानी में बैठा और फफोला निकल गया पूरे शरीर में, तो खतरनाक स्थिति हो जाएगी। अब आते हैं रोगों का जो मूल कारण है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोगों की जड़ शरीर में विजाती एवं विषैले पदार्थों का जमा हो जाना है। ये अपशिष्ट तत्व रक्त कोशिकाओं और अंगों के कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। धीरे धीरे शरीर की पाचन, उत्सर्जन और रक्त संचार क्रियाएं कमजोर होने लगती हैं। इससे शरीर की जीवन शक्ति घटती है और रोग उत्पन्न होने लगते हैं। यदि इन विषयों को बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर स्वयं को स्वस्थ कर सकता है। और जल चिकित्सा इसी प्राकृतिक सफाई का सबसे सरल और प्रभावी विधि है। तो जल चिकित्सा का जो बेसिक सिद्धांत है कि जल चिकित्सा क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। गर्म और ठंडे जल का संतुलित प्रयोग शरीर को उत्तेजित और सक्रिय बनाता है। इससे रक्त संचार तेज होता है और अंगों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तापक्रम का चयन रोगी की जो शारीरिक शक्ति और सहनशीलता के अनुसार किया जाता है या होना चाहिए। अति गर्म या अति ठंडा जल हानि पहुंचा सकता है, इसलिए समझदारी से किया गया प्रयोग ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठंडे जल का जो त्वचा पे प्रभाव है, वह ठंडा जल त्वचा को तुरंत संकुचित कर देता है जिससे नसें सिकुड़ जाती हैं। इस संकुचन के बाद शारीरिक जो प्रतिक्रिया स्वरूप में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है
ये बिल्कुल इसी तरीके से कि नल का पानी चालू कर दीजिए और पाइप को दबा दीजिए, तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। इससे त्वचा में नई ऊर्जा और ताजगी आ जाती है, शरीर में स्फूर्ति और जागृति का अनुभव होने लगता है। यह प्रभाव केवल ऊपर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर अंदरूनी अंगों तक भी होता है। अब आते हैं अंदरूनी अंगों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो त्वचा और आंतरिक अंग नाड़ियों और रक्त सिराओं द्वारा जुड़ी रहती है, इसलिए बाहर लगाया गया ठंडा जल अंदर तक प्रभाव डालता है। मांसपेशियां, नसें और रक्त वाहिनियां सक्रिय हो जाती हैं, पाचन संस्थान बेहतर तरीके से काम करने लगता है, सुस्ती और जड़ता दूर हो जाती है, शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। और जब अंदर से मजबूत होगा तो क्या होगा, भूख और पाचन क्षमता में सुधार हो जाती है। तो ठंडे जल के स्नान से भूख तेजी से बढ़ती है और भोजन अच्छे से पचता है। गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। आमाशय और आंतों की क्रियाएं सुचारू हो जाती हैं। शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। नियमित स्नान से पाचन शक्ति स्थायी रूप से मजबूत हो जाती है। इसीलिए ठंडा जल प्राकृतिक पाचक टॉनिक की तरह काम करता है। लेकिन अत्यधिक ठंडे जल का नुकसान भी है। तो बहुत अधिक ठंडा जल या बर्फ शरीर के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इससे त्वचा और नसों को तीव्र झटका लगता है, जिससे हानि हो सकती है। रोग दब तो जाता है, पर जड़ से समाप्त नहीं होता। बीमारी अंदर ही अंदर जीर्ण रूप ले लेती हैं, अगर अत्यधिक ठंडे का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए बर्फ की जो थैली या बर्फ के पानी का प्रयोग बड़े सावधानी से किया या करवाया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में अति से हमेशा बचना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और किन्हें विशेष तौर से बचाव करना चाहिए या बचाव रखना चाहिए, तो बूढ़े व्यक्तियों की सहनशीलता कम होने से उन्हें अधिक ठंड से बचना चाहिए। छोटे बच्चों की प्रतिक्रियात्मक शक्ति जो प्रतिक्रियात्मक शक्ति होती है वो कमजोर होती है, उन्हें भी बचाना है। रोगी और दुर्बल लोग अचानक ठंडा सहन नहीं कर पाते, तो अत्यधिक ठंडा स्नान करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोगों को हल्का या गुनगुना जल का प्रयोग करना चाहिए, जिसको बॉडी टेम्परेचर या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा, और वो भी चिकित्सकीय सलाह से ही इस तरह के जल स्नान करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ठंडा जल कब इस्तेमाल करना है, तो जब शरीर श्रम या व्यायाम से ज्यादा गर्म हो, तब ठंडा जल अधिक लाभ देता है, क्योंकि प्रसारण तो हो गया, अब ठंडा जल पड़े पाएगा तो संकुचित होगा, शरीर एक्टिव हो गया। उस समय रक्त प्रवाह तेज रहता है और प्रतिक्रिया जल्दी होती है, क्योंकि इसी गर्म और ठंडे का जो पता चलना बॉडी पे, यही प्रतिक्रिया, यही रिएक्शन शरीर को स्वस्थ रखता है। तो स्नान के तुरंत बाद स्फूर्ति मिलती है, शरीर की थकान दूर हो जाती है, मन प्रसन्न और सक्रिय हो जाता है। इसलिए गर्म शरीर पर ठंडा जल सर्वोत्तम माना जाता है। अब अधिक थकान है तो थकान में क्यों ना करें। तो अत्यधिक थकावट में शरीर की शक्ति कम हो जाती है, ऐसी अवस्था में ठंडा जल हानि पहुंचा सकता है। तो जो लोग बहुत बॉडी थकी हुई है वो ठंडे जल से न नहाएं। प्रतिक्रिया धीमे होने से कोई बहुत फायदा भी नहीं मिलना है आपको। तो पहले विश्राम करके ऊर्जा वापस लानी चाहिए, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। तो अगर कहीं से थके मादे आ रहे हैं तो प्रायोरिटी, अगर स्नान है तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बॉडी रिलैक्स हो जाए तभी स्नान करें। जैसे पहले हम लोग छोटे होते थे तो स्कूल से आते थे, गर्मी लगती थी और बोलते थे बस तुरंत नहाएंगे, लेकिन बताया जाता था नहीं बेटा, अभी थोड़ा पानी पी लो, रेस्ट कर लो, फिर नहाना। तो कहीं न कहीं ये जो वैज्ञानिक कारण है, हमारी संस्कृति और सभ्यता में ऑटोमेटिकली रही है। तो बिना आराम किए इस तरह के जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब गर्म जल से जो स्नान का क्रम है या गर्म से ठंडा क्रम जो है, तो यदि शरीर ठंडा है तो पहले गरम-गरम जल से स्नान करना चाहिए। इससे रक्त त्वचा के पास आकर सक्रिय हो जाता है। उसके बाद ठंडा जल ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। यह क्रम सुरक्षित और वैज्ञानिक है। अचानक ठंड से शरीर को झटका नहीं लगता, इसीलिए गर्म ठंडा क्रम सबसे उत्तम माना जाता है। पहले क्या, पहले गर्म और फिर ठंडा,
फिर गर्म और फिर ठंडा। इस तरह से जल चिकित्सा का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। अब इसमें भी ध्यान देना है, पैरों को पहले गर्म क्यों? जब भी गर्म पानी की बात आती है तो गर्म जल पहले पैरों की तरफ से शुरू किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरों की मालिश कर गर्म करने से रक्त संचार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और हमेशा यही होना चाहिए। इससे शरीर की जो प्रतिक्रिया है, जो क्षमता है, वह तेज हो जाती है, चक्कर या कमजोरी नहीं आती। ठंडे जल का असर संतुलित रहता है। यह जल प्रक्रिया जल चिकित्सा का आवश्यक भाग है, इसलिए पैरों को गर्म करना लाभकारी माना जाता है। हमेशा बोला जाता है कि गुनगुने पानी में पैर डाल करके बैठ जाइए। प्रयोग की अवधि, तो ठंडे जल का प्रयोग सीमित समय तक ही करना चाहिए। आयु, जीवन शक्ति और रोग की अवस्था के अनुसार इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। अधिक देर तक प्रयोग करने से शरीर में कमजोरी आती है। जितने देर आराम मिले उतने देर ही करना उचित है। मौसम के अनुसार भी समय बदलना चाहिए। संतुलित अवधि से ही सर्वोत्तम लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा करेंगे तो उसका बहुत ढेर सारा फायदा मिलना है। तो जो निर्धारित अवधि है जितने में बॉडी रिएक्ट करता है वही आपके लिए फायदेमंद है। उदर या मेह स्नान अधिकतम आधे घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए। अधिक समय शरीर को थका सकता है, तो कमजोर रोगियों को कम समय देना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना बेहतर है। नियमों का पालन ही इनकी सफलता देता है। तो अधिक प्रयोग से लाभ के बदले हानि हो सकती है। और क्या कर सकते हैं? जल की जो उपचार शक्ति उसको जानते हैं। तो साधारण दिखने वाला जल वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली औषधि है। यह शरीर को अंदर से साफ करने का प्राकृतिक माध्यम है। विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, अंगों को सक्रिय बनाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। इसीलिए जल चिकित्सा को प्राकृतिक टॉनिक भी कहा जाता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ठंडे जल में जीवन शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। शरीर संक्रमण और कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम बनता है। रोग जल्दी नहीं लगते और जल्दी ठीक हो जाते हैं। मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। नियमित स्नान स्वास्थ्य को स्थायी बनाता है। यह रोगों की रोकथाम का सरल उपाय है। शरीर के विभिन्न अंगों में क्या क्या लाभ है इसका? तो आमाशय, यकृत और आंतें मजबूत होकर सही से कार्य करने लगती है। गुर्दे और जिगर शरीर की सफाई बेहतरीन ढंग से करते हैं। हृदय अत्यधिक ताकतवर हो जाता है। रक्त शुद्ध होकर ऊर्जा बढ़ाता है और मानसिक ताजगी और एकाग्रता बढ़ती है। तो पूरा इस तरह से देखा जाए तो पूरा शरीर संतुलित और स्वस्थ हो जाता है। अब आते हैं वैज्ञानिक आधार पे। तो जल विज्ञान को देखने में साधारण लगता है परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। अब इसको मैं एलोपैथ से भी जोड़ के दिखा देता हूं। गंभीर पेशेंट को ले जाइए, आप भर्ती कराइए, चाहे आईसीयू में ही क्यों ना, पहले पानी चढ़ने लगता है। इट मीन्स जल विज्ञान देखने में साधारण तो है परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। सही विधि से किया गया प्रयोग अचूक परिणाम देता है। यह शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा को जगाता है। शरीर स्वयं रोगों से लड़ने लगता है। इसीलिए इसे प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार माना जाता है। गलत प्रयोग से हानि भी हो सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। इसीलिए एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक के अंतर्गत ही आपको गर्म ठंडे पानी का ट्रीटमेंट लेना है। अब जैसे उदाहरण, कुछ डॉक्टर्स के मैं उदाहरण दे रहा हूं, इनका कथन क्या है इन चीजों को लेकर के। तो डॉक्टर जेम्स करट करट ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने जल चिकित्सा पर शोध किया। उनका मत था कि वैज्ञानिक ढंग से ठंडे जल का स्नान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि इससे संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। उनका कथन था कि प्लेग रोगियों के बीच में भी नियमित स्नान करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। इसे जल चिकित्सा की शक्ति सिद्ध होती है। उनका कार्य आधुनिक हाइड्रोथेरेपी, आजकल एक अलग थेरेपी हाइड्रोथेरेपी आ चुकी है, तो हाइड्रोथेरेपी का आधार माना जाता है, जबकि यह भी चिकित्सा आपके प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आती है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें डॉक्टर एल्फर्ड
मार्टिन है ने भी जल के लाभों पर विशेष अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि हैजा फैलने के दिन में 2 से 3 बार वैज्ञानिक स्नान लाभदायक है। इससे शरीर की रक्षा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, मतलब ऑटो इम्यून एक्टिवेट हो जाता है। संक्रमण शरीर पर प्रभाव नहीं डाल पाता। उनका अनुभव जल चिकित्सा की प्रभावशीलता को दर्शाता है। मतलब इतना इन्होंने डीप इस पे अध्ययन किया, तब ये परिणाम इन्होंने देखा। इससे स्पष्ट होता है कि जल एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अब इस तरह के जल से चिकित्सा को सीखने, जानने, करने, इसके लाभ लेने और इन्हीं चीजों को सुधार करके अपने जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्रॉनिकल डिजीज के पेशेंट विशेष तौर पे जिन्हें लगता है कि वो सारे हॉस्पिटल जवाब दे चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो जरूर इन नंबरों पर संपर्क करके एक बार अपने आप को दिखाएं और दवा मुक्त जीवन का आनंद लें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।